Good morning, all of you. Now, chapter third, accounting principles. अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? हमारे अकाउंट को बनाने में जो भी रूल्स, गाइडलाइंस, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशंस यूज होने वाले हैं, मींस जिसके बेस पर हम अपने अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं, जिसको आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन हमको ये बताते हैं कि पर्टिकुलर एंट्री को, ट्रांजैक्शन को नोट करने के साथ साथ हमको कौन से रूल फॉलो करने हैं, हमको अकाउंट्स में एंट्री किस बेस पर करनी है, वो चीज ये हमको बताते हैं। अब ये बात आती है कि ये बने कैसे। काफी टाइम से जब पर्सन अकाउंट्स बना रहे थे तो धीरे धीरे जब वो काम कर रहे हैं तो उनके सामने कुछ नया आता रहा जिसको वो हर बार यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने उस पॉइंट्स को एक कंसेप्ट या प्रिंसिपल बना दिया, जिसकी वजह से वो हर बार हर अकाउंट बनाने वाले के यूज हो रहे हैं। अकाउंट्स को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। चलो हम करते हैं यहाँ चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। Theory base of accounting consists of principle, concept, convention, rules and guidelines developed over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various user of accounting information. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है कंसिस्ट करते हैं अपने अंदर प्रिंसिपल को, कंसेप्ट को, कन्वेंशंस को, रूल्स को, गाइडलाइंस को, जो कि एक टाइम गुजरने के साथ साथ यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी लाती है अकाउंट्स को, और उसकी यूटिलिटी जो वेरियस यूजर्स हैं उनके लिए इसकी यूटिलिटी जो है वो एनहांस कर देती है, बढ़ा देती है। इन एडिशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको ICAI के नाम से भी बोला जाता है, उन्होंने भी कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए हैं जो इस अकाउंट्स को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। नाउ सेकंड पेज, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Unlike in the past, when accounting statements are likely needed by the proprietor, these days the accounting statements are needed by various parties who have vested interest in the business, namely proprietor, investors, creditor, government and many others. तो यहाँ पर बात है कि जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो हर पर्सन के यूज के होते हैं, चाहे वो उसका ओनर है, प्रोप्राइटर है, चाहे इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, गवर्नमेंट है, उन सब के लिए काम आते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करते हैं, क्या शो करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस, ये सबको पता है। तो ये बात है, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट such statement should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are usually called generally accepting accounting principle. तो कुछ ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस की जरूरत हुई, नीड हुई कि वो सभी को समझ में आ सके, ताकि सभी जो है उस रूल को जानते हों। These रूल, अब देखो कोई पर्सन कहीं दूसरे देश में बैठा है और वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर अकाउंट के रूल हमारे देश में कुछ और हों और किसी दूसरे देश में कुछ और हो, तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको पता नहीं होगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग है, तो वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा अगर उसके रूल वहां के कुछ और है और हमारे यहाँ कुछ और है। तो इसके लिए जरूरी है कि पर्सन, हमारे अकाउंट जो है वो एक जैसे हो, चाहे वो कितनी भी दूरी हो, चाहे कहीं भी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक जैसे हो। तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड या कुछ रूल्स जो बनाए गए, जो हमारे
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नाम से जाने जाते हैं, जबकि सभी जगह पर जिसको मान्यता मिली हुई है, एक्सेप्ट किया गया है। दीज प्रिंसिपल हैव बीन जनरली एक्सेप्टेड बाय अकाउंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। As general guidelines for preparing the accounting statement, these principles have developed over a course of period from usage, reason, common experience, historical precedents, statement of individual professional bodies and regulation of government agencies। तो ये प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड मीन सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया पूरे वर्ल्ड में, जो कि अकाउंट बनाने के लिए, गाइडलाइंस के लिए या फिर हम कहें रूल्स के लिए काम आते हैं। These principles have developed over a course of period from usage। जैसे जैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, कोई रीजन है, कुछ एक्सपीरियंस है या कोई भी नया कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज भी कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। Accounting principles are uniform set of rules or guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो रूल्स का सेट है जो हर जगह पर अब हमारे अकाउंट को एक जैसा बनाने के लिए, उसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है हमारे अकाउंट्स को बनाने में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अब जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो क्या है, मैन मेड है, पर्सन ने बनाए हैं और डेरिवाइड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। ये जो है कैसे बन के आए, पर्सन के एक्सपीरियंस से, रीजन से। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, इनको लैब में टेस्ट नहीं किया गया। दे लैक यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर नेचुरल साइंसेस। तो इसीलिए हम इसमें ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर जो है साइंस है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेचुरल साइंस को आप लैब में जाकर चेक कर सकते हैं और हर जगह पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो, मतलब कि हर जगह पर उसका वही रिजल्ट निकले जैसे साइंस में निकलता है। मींस वो केमिकल यूज करने के बाद वो वही रिजल्ट आने वाला है, चाहे आप इंडिया में कर लो चाहे कहीं कर लो, लेकिन इसमें पर्सन टू पर्सन जो है वो फर्क आएगा, वो किस तरीके से उसका यूज करता है इसका कुछ फर्क इसमें मिलेगा। तो ये मैन मेड है। थर्ड पॉइंट हमारा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मींस जिसको चेंज किया जा सके। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है, कठोर नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नीड ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हर पर्सन के यूज करने के जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो इसमें जो है वो चेंजेस किए जा सकते हैं। टाइम के साथ साथ भी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टिंग। Accounting principles are bases and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle depend upon how will it satisfy the following three criteria। अब इसके अंदर वो कहता है कि कोई भी जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो जनरली एक्सेप्टेड हो रहे हैं, तो वो क्या है, बेसिक गाइडलाइंस या हम कह सकते हैं जिसको बेस माना गया है, उस पर डिपेंड करता है कि ये पर्सन को किस तरीके से सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये तीन चीजें जो है इसमें लिया जाता है, ये क्राइटेरिया इसमें लिया जाता है, जैसे रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फिजिबिलिटी। रेलिवेंट क्या है, रेलिवेंसी मींस जो पर्सन जैसी इंफॉर्मेशन चाहता है उसको वैसी इंफॉर्मेशन मिले। ए प्रिंसिपल इज रेलिवेंट इफ द रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो इसके पर्सन चाहने वाले हैं, यूजर्स हैं, उनके रेलिवेंट होनी चाहिए, उनके अनुरूप होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सबको पता है, जो फ्री फ्रॉम बायस होता है, पर्सनल बायस मींस पक्षपात या भेदभाव की भावना नहीं हो। जजमेंट जो करे वो मतलब कि
प्रॉपर हो। तो ए प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिविटी इफ द इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो जजमेंट्स मिले उनको, मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि पक्षपात हो या कोई पर्सन टू पर्सन जो है उसमें भेदभाव हो। ऑब्जेक्टिविटी also implies verifiability, which means that there is some way of finding out the truthfulness or correctness of the information reported। जो पर्सन जैसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं उनको वो बिल्कुल करेक्ट या फिर हम कहें कि सच इंफॉर्मेशन जो है बिल्कुल ट्रू इंफॉर्मेशन उनको मिले। थर्ड पॉइंट है फिजिबिलिटी। ए प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। इनको हम बिना किसी महंगाई के यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसको करने में कोई कॉस्ट जो है वो नहीं लगने वाली है, मीन सस्ती पड़ती है ये। नेक्स्ट है नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। In order to make the accounting information meaningful to its internal and external users, it is significant that such information is reliable as well as comparable। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल हो किनके लिए, दोनों यूजर्स जो इंटरनल है और एक्सटर्नल है, रिलायबल हो विश्वास करने योग्य हो, कंपेरेबल हो कंपेयर करने योग्य हो। तो the comparability of information is required to see how a firm has performed as compared to other firm and how it is were performed as compared to the previous year। तो ये बात आती है कि कंपेयर बनाने के लिए तभी पॉसिबल होगा जब सेम हमारी फर्म भी दूसरी फर्म भी और हमारे सालों में मीन्स पिछले सालों में भी और अगले सालों में भी पास्ट और फ्यूचर में हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करने वाले हैं जिसके बेस पर हमने पहले अकाउंट बनाए हैं। अगर हम इस टाइम पर कुछ और रूल फॉलो कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में कुछ और रूल फॉलो कर रहे हैं, तो हम कैसे कंपेयर कर सकेंगे। तो कंपेयर करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों टाइम पर, और अगर हम दो फर्म का कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों फर्मों को, अगर हम टाइम से कंपेयर कर रहे हैं तो टाइम पर ही हमको क्या है सेम यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हमारे अकाउंटिंग रूल्स में। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसको कंपेरेबल बनाने के लिए, रिलायबल बनाने के लिए हमारे को कुछ रूल्स जो हम सभी जगह पर एक जैसे हों वो यूज करने चाहिए। This become possible only if the information provided by the financial statement is based on some set rule known as policies, principle and conventions। तो ये पॉसिबल है तभी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो रूल है, पॉलिसी है, प्रिंसिपल है, उसके बेस पर ही हर जगह पर सेम टाइप से तैयार किया जाता है। These rules called GAAP bring uniformity and consistency to the process of accounting and enhance its utility to different user of accounting information। तो इनको हम GAAP गैप के नाम से जानते हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो सभी जगह पर मान्यता प्राप्त है, जिनको सभी जगह पर स्वीकार किया गया है ताकि अपने अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी मींस एक जैसा बनाया जा सके उसको। काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म सच एज अजम्पशन, कन्वेंशन, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट्स एटसेट्रा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है उसमें कुछ मान्यताएं, अजम्पशंस कह सकते हैं, कन्वेंशंस परंपराएं, कुछ कंसेप्ट, पोस्टुलेट और डॉक्ट्राइन ये सब लिए गए हैं। तो इनको टू कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, जिसको हम अकाउंटिंग विचारधारा या मान्यता बोलते हैं, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस जिसको हम परंपराएं, प्रथा, रिवाज कुछ समथिंग इस टाइप से बोलते हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस क्या हैं, क्या विचारधाराएं हैं। In order to make the accounting language convey the same meaning to all people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. These concepts provide a foundation for accounting process. तो अकाउंटिंग लैंग्वेज जो हमारे सेम मीनिंग की हो वो सभी जगह पर सभी लोगों के लिए
अकाउंटेंट के द्वारा यूज की जाएगी ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय उस कंसेप्ट का यूज करें। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कंसेप्ट और एजम्पशंस। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की नींव बोली जाती है, फाउंडेशन बोला जाता है। इसके बिना कोई भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकता। These concept guide how transaction should be recorded and reported। ये बताते हैं कि हमको अपनी ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है और किस तरीके से उसकी एंट्री मीन्स उसको रिपोर्ट करना है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is issued by the Institute of Chartered Accountant in India, there are 3 fundamental accounting concept और assumptions। 3 जो हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी दिए गए हैं और यहाँ भी दिए जा रहे हैं। जो 3 हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, ICAI ने इशू किए थे, जो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी और एक्यूरल कंसेप्ट। फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Fundamental accounting concept and assumption are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the financial statement। ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करने में इन कंसेप्ट और assumptions को हम यूज करते हैं। इसके अलावा 3 तो ये ऊपर हुई, उसके बाद हमारे ये भी क्या है, अकाउंटिंग कंसेप्ट है अदर, जिसको हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोला जाता है, और ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये 11 हमारे कंसेप्ट हैं जिसके बेस पर हमको पता चलेगा कि हमको अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, मींस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है और उनकी किस तरीके से उनको रिपोर्ट या पोस्टिंग करना है। फर्स्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ध्यान से समझना, ये आपके रूल हैं जिसके बेस पर आप अकाउंट बनाओगे, जो आप दिमाग में रखेंगे बात कि ये जो है हमारे अकाउंट को क्यों और किस तरीके से बनाने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट हमारा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। हम ये मानकर चलते हैं इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब चलते रहना, रुकना नहीं है। हम ये मानते हैं, यहाँ ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एक लंबे टाइम के लिए बिजनेस करेंगे। हम ये नहीं सोचते कि हम 5 साल के लिए बिजनेस कर रहे हैं या 2 साल के लिए कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि हम जब तक जीवित हैं हमारा बिजनेस तब तक चलेगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस on the assumption that is continuing enterprise। और इसी सोच पर ही क्या है, हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिससे हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। इट इज ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड एसेट्स एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दीज एसेट्स विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। इसी कंसेप्ट की वजह से हम अपनी फिक्स एसेट्स सभी को पता होगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जिसको हमने सेल नहीं करना है, हमारे बिजनेस में रखना है और हमारे प्रोडक्टिविटी करने में या प्रोडक्शन करने में या हमारे बिजनेस को करने में वो हेल्प करती है। तो फिक्स एसेट्स को हम ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं और उसको उतने सालों में डिवाइड कर देते हैं जितने साल वो यूज हो सकेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा और ये एसेट्स भी हमारी उस हिसाब से चलती रहेगी। और जितना 1 साल का खर्चा होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, वो हम लेस कर देते हैं, मींस मशीनरी की वैल्यू को उतने से कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मशीनरी परचेज करी 10 लाख रुपए की और मैंने बोला कि ये 10 साल तक चलेगी, तो मैंने क्या किया, उस मशीनरी के 10 लाख स्प्रेड कर दिए 10 ईयर्स में। तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 1 ईयर का 1 लाख बनेगा। तो 1 ईयर का 1 लाख मींस 1 लाख रुपए खर्चा मेरी 1 साल का। तो मेरी अगर 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो अब मेरी मशीन की वैल्यू 9 लाख हो गई, तो क्योंकि मैं 1 साल उसको यूज कर चुकी। सेम सेकंड ईयर में
अगर मेरी 9 लाख मशीन की वैल्यू थी तो सेकंड ईयर कंप्लीट होने पर मेरी मशीन की वैल्यू 1 लाख और कम करके 8 लाख हो जाएगी। मीन्स हम धीरे 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 उसको खत्म करते जाएंगे। अब यहाँ पर ये बात थी, ये पॉइंट देखेंगे, इट इज चार्ज ऑन दिस, ये वाला लाइन, is charged on these assets without reference to their market value, means market value चाहे कितनी भी बढ़ रही है assets की या कम हो रही है, आप बिना उसको देखे आप अपनी मशीनरी को उसकी कॉस्ट पर नोट करते हैं और उसमें से डेप्रिसिएशन जैसे जैसे आप मशीन को यूज करते जाते हैं उतनी वैल्यू जो है वो कम करते जाते हैं। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से बात आती है कि हम उसको इतने सालों में हमने डिवाइड किया, क्योंकि हमने सोचा था कि हमने अज्यूम किया था कि हमारा बिजनेस जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। उसके बाद बात है, because of the concept of going concern, the full cost of the machine would not be treated as expenses। वही बात कि हम पूरी जो मशीन की कॉस्ट थी उसको एक ही साल के एक्सपेंस नहीं मानते हैं, मीन्स 10 लाख को एक ही साल एक्सपेंस नहीं माना जिस ईयर आपने परचेज किया। द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट इज irrelevant and not recorded in the balance sheet, these assets not going into be sale in near future। तो हम इसको जो है फिक्स एसेट्स को कहाँ दिखाते हैं, अगर हम इस तरीके से दिखाएंगे कि एक साल में ही पूरे 10 लाख रुपए खर्च हो गए और वो एक साल के एक्सपेंस हैं, तो वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकेंगे और ना ही हम उसको, हमने ना ही सेल करना है। तो इसीलिए हम इसको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी एसेट्स में इंक्लूड कर सकते हैं और जितने साल हम यूज करेंगे उतने साल में हमने उसको डिवाइड करके उसका खर्चा हर साल के खर्चे में उतने टाइम का खर्चा जो है इंक्लूड कर देंगे मशीनरी का, तो हम उसको दिखा सकेंगे। It is also because of the going concern concept that outside parties enter in long-term contract with the enterprise, give loan and purchase the debenture and shares। तो इसी तरह आउटसाइड पार्टीज भी ये सोचती है कि हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या आपको उधार में दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, डिबेंचर परचेज कर रहे हैं या शेयर परचेज कर रहे हैं, तो वो आप जो है बिजनेस बंद नहीं करोगे, आप चलाते रहोगे। मीन्स आपका बिजनेस भी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। कोई भी आपके साथ जब कोई भी एग्रीमेंट करता है या कोई भी पैसा आपको देता है तो ये सोच के नहीं देता कि आपका तो अगले साल बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पर्सन यही सोचता है कि जब तक आप हैं आप अपना काम करेंगे, बिजनेस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज है, another example of this concept is that prepaid expenses which have no realizable value are shown or assets in the balance sheet। और दूसरा हम एग्जांपल इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस का देते हैं, जो कि हम ये देखते हैं कि जो नेक्स्ट अभी रियलाइज नहीं होने वाले हैं तो इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम इसका फायदा फ्यूचर में ले लेंगे। मीन्स बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसका बेनिफिट जो है वो रिसीव कर लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। Also, without this concept, the classification of current asset and fixed asset, short and long term liability cannot be made. Such classification would be difficulty to justify। तो इसी कारण ही हम बैलेंस शीट में एसेट्स को फिक्स एसेट्स में और शॉर्ट टर्म एसेट्स में और लाइबिलिटी को करंट लाइबिलिटी में और नॉन करंट लाइबिलिटी में या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसी वजह से ही हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, These concepts state that accounting principle and method should remain consistent from one year to another। मीन्स ये कंसेप्ट आपके ये कहते हैं कि आप जो भी अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बना रहे हो या मेथड यूज कर रहे हो वो हर साल एक जैसे ही करो। मीन्स कंसिस्टेंसी लानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 ईयर तो कोई और मेथड यूज किया हो और दूसरे टाइम पर कोई और। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक रूपता होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। These should not be changed from year to year। ये जो है साल के साल चेंज नहीं होने चाहिए year to year, in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusion about the working of the enterprise। तो ये कहते हैं कि हमारे जो These should not be changed, चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, बैलेंस शीट को डिफरेंट पीरियड में और डिफरेंट एंटरप्राइज के साथ
कंपेयर कर सके। इफ ए फर्म अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। वही बात, अगर आप सेम रूल्स सेम प्रिंसिपल को यूज नहीं करते हैं तो आप कंपेयर नहीं कर सकोगे अपने पिछले साल को नेक्स्ट ईयर से, या फिर हम कहें कि अपने करंट पीरियड को पास्ट पीरियड से, प्रीसीडिंग पीरियड से। फॉर एग्जाम्पल, ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ सेवरल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या है? मशीन की वैल्यू को सालों में डिवाइड करना, या फिक्स एसेट्स को उतने सालों में डिवाइड करना जितने सालों को में आप उसको यूज करने वाले हैं। तो अब इसको कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि आप अपने एसेट्स को उतने ही ईयर्स में डिवाइड कर दो बराबर। मींस अगर आपकी एसेट्स 10 साल यूज होने वाली है तो आप 10 लाख को 10 साल में यूज करके 1 लाख जो है इक्वली हर बार इक्वल 1 लाख का जो आ जाएगा 10 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन लगाएं। दूसरा मेथड है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। वो मेथड क्या कहता है कि 10 लाख के ऊपर आपने पहली बार जब 10% लगाया तो 10 लाख का 10% बना 1 लाख। अब 1 लाख वैल्यू लेस करने के बाद, मीन्स 10 लाख में से 1 लाख लेस करने के बाद आप क्या करेंगे? 9 लाख के ऊपर फिर 10%। इसको मैं आपको नोटबुक में दिखाती हूँ कैसे करेंगे। हमारी 10 लाख की एसेट है, वैल्यू मेथड कहते हैं कि हमारी 10 लाख की एसेट है, मान लीजिए हम 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 10 लाख के ऊपर आपने 10% लगाया तो 10% लगाने पर आपकी वैल्यू आ गई 1 लाख, 1 लाख आ गई। तो क्या हुआ? नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे आप? 10 लाख में से 1 लाख जितने की वैल्यू लेस हो गई, अब उतनी वैल्यू क्या है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, मींस 9 लाख लगाएंगे। तो 9 लाख के ऊपर 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90,000। अब देखो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन हुआ था 1 लाख, सेकेंड ईयर हो गया 90,000, थर्ड ईयर में क्या होगा? 9 लाख में से 90,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 8,10,000। अब 8,10,000 का डेप्रिसिएशन 10% है तो क्या आ जाएगा? 81,000। अब देखो पहले ईयर आपका 1 लाख था, दूसरे ईयर 90 लाख था, तीसरे ईयर 81,000 है, और इस ईयर में क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या है? हर बार 1 लाख रहा है। तो ये एक मेथड कहता है कि मैं अगर डेप्रिसिएशन लगाता हूँ, एक्सपेंसेस दिखाता हूँ तो 1 लाख के दिखा रहा हूँ, ये एक्सपेंसेस दिखाता है तो पहले साल 1 लाख, दूसरे साल तो इसका भी 1 लाख लेकिन इसका 90,000, तीसरे साल इसका 1 लाख लेकिन इसका 81,000। तो इस तरीके से ये और इसको कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप एक बार ये फॉर्मूला अपना रहे हो, दूसरी बार ये फॉर्मूला अपना रहे हो या मेथड यूज कर रहे हो, तो क्या है? दिक्कत हो जाएगी, आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंसी लानी चाहिए अपने अकाउंट्स को बनाने में। तो यही बात थी कि हम इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में अगर हम एक साल में जो यूज कर रहे हैं वो हर साल वही लेकर ही चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है बट इज एक्सपेक्टेड विद दैट मेथड वंस चूजन विल बी फॉलोड कंसिस्टेंटली आफ्टर ईयर। Likewise, the method of stock valuation or making provision for likely bad debts should remain consistent with the previous year. Otherwise, the decision taken on the basis of accounting will be misleading. इसी तरह से जब हम स्टॉक की रिवैल्यूएशन करते हैं या स्टॉक का वैल्यू देखते हैं तो भी हमको यही मेथड जो एक बार यूज किया उसी तरीके से वही मेथड ही हर साल यूज करना होगा। But the consistency concept should not be taken to mean that it does not allow a firm to change the accounting method according to the changed circumstances of the business. वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट कभी मेथड चेंज करने ही ना दे, आप कर सकते हैं जरूर चेंज, लेकिन उसके लिए आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि मैंने चेंज क्यों करा, चेंज करने का रीजन क्या है, और इन फ्यूचर मैं यही मेथड जो है यूज करूंगा जो अब मैंने नया स्टार्ट किया है। तो क्लियर कर रहे हैं ये पॉइंट।
बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट कि ऐसा नहीं है कि वो पर्सन को अलो नहीं करता कि एक मेथड जो स्टार्ट कर लिया पर्सन ने वो बिजनेस में हर साल ऐसा ही करना है, नहीं कर सकता है वो। द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल, यहाँ पर बात है ही सही कि अगर ऐसा नहीं होगा तो अकाउंट तो नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। एंड द इम्प्रूव्ड टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज, और जो इम्प्रूव टेक्निक होगी वो भी यूज नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होता तो, कि ना कर सकते तो एज सच इट अकाउंटेंट फील दैट चेंजेस in a particular method will lead to better disclosure of the profit and financial position of the business। तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसने कौन सा मेथड यूज किया और उसके पीछे क्या रीजन था, और अब उसने फ्यूचर में वो कौन से मेथड से करेगा। मीन्स कुछ सालों के बाद उसने चेंज किया, लेकिन चेंज करते हुए फिर उसको दोबारा जिससे चेंज कर रहे हैं ना, मान लो मैंने 5 साल तक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया अपने बिजनेस में, अब मुझे नीड हो रही है कि मुझे रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो मैंने 6th ईयर से रिटर्न डाउन के अकॉर्डिंग किया, तो आगे 7th ईयर में भी मुझे रिटर्न डाउन करना चाहिए, 8th ईयर में भी रिटर्न डाउन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कभी वो कभी वो। कंसिस्टेंसी मीन्स चेंज करने के बाद हर बार फिर आगे उसी के ऊपर ही अप्लाई होना चाहिए। The nature and the effect of the change of method and justification for the change must be stated clearly। clearly आप बताएंगे फुट नोट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे, ताकि जो यूजर्स हैं वो अवेयर हो जाएं, उनको पता चल जाए कि आपने ऐसा क्यों किया और चेंज करने का मेथड क्यों था, रीजन क्या था, जो भी। थर्ड पॉइंट हमारा आता है एक्यूरल कंसेप्ट। एक्यूरल कंसेप्ट कहता है in accounting accrual basis is used for the recording of transaction। It provide more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis। मीन्स हमारी ट्रांजेक्शन एक्यूरल बेस पर भी होनी चाहिए रिकॉर्ड। एक्यूरल बेस क्या होता है, अगर आप उधार में करते हैं तो भी हमको वो ट्रांजेक्शन नोट करनी चाहिए, खाली कैश में होने वाले ट्रांजेक्शन को नोट नहीं करना, जो उधार में हुई है उसको भी नोट करना है। It provide more appropriate information about the performance of business enterprise as compared to cash basis। तो कहता है कि ये ज्यादा appropriate होती है, हो सकता है कई बार बिजनेस के लिए सिर्फ कैश बेसिस के साथ साथ एक्यूरल बेस को नोट करना भी। एक्यूरल कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। चाहे हमारे खर्चे हैं हमने अभी पे नहीं किए हों, उधार में कर रखे हों, चाहे हमारी इनकम्स हैं मीन्स रिवेन्यू है जो हमको अभी रिसीव नहीं हुई है, इन फ्यूचर हो जाएगी, मीन्स उधार में लेना और देना दोनों को नोट करना है। In accurate concept, revenue is recorded when sales are made or service are rendered and it immaterial whether cash is received or not। वो कहता है अगर सेल हो चुकी है ना तो उसको आप नोट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि चाहे कैश रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, आपकी सेल हो गई चाहे वो कैश रिसीव नहीं भी हुआ हो तो भी आप उसको सेल में रिकॉर्ड करेंगे। Similarly, according to this concept, expenses are recording in accounting period in which they assist in earning the revenue when there is cash paid or them or not। इसी तरह expenses में भी आप नोट करेंगे चाहे अभी आपने उसके लिए कैश पे किया है चाहे नहीं। Thus to ascertain true profit or loss for an accounting period and show the true financial position of the enterprise at the accounting period, all expenses and incomes relating to accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not। तो इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस इनकम दोनों के लिए ही हम चाहे कैश रिसीव हुआ हो नहीं हुआ हो, पे किया हो नहीं किया हो, तो इनको नोट करेंगे। अक्यूरल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मैचिंग कंसेप्ट। ये थोड़ा थोड़ा जो है मैचिंग कंसेप्ट को डिस्क्राइब करता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या करता है कि रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करें। The significance of these fundamental assumptions is that they need not specifically stated in financial statement and the user of financial statement can take for granted that these assumptions have been followed while preparing financial statements। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को के लिए हमको प्रिपेयर करने के लिए इन एजम्पशंस को फॉलो करना ही चाहिए, जो कि हमारे फंडामेंटल एजम्पशंस हमको दी हैं, जिसकी वजह से हम ट्रू प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन जो है बता सकते हैं, और हमको कौन से रूल्स कौन से एजम्पशंस को हम यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज करना चाहिए कि हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। तो